नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करते हैं। ये घटना चक्र का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, मतलब जितने पूरा पूरा हम लोग हिंदी साहित्य लिटरेचर जितना घटना चक्र में दिया हुआ है पूरा देखेंगे। अभी बीपीएससी का फॉर्म आया, बीपीएससी का जो टीचर का फॉर्म आया 6 to 8, 9, 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाएंगे हर एक, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसका डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। इसका ऑप्शन बी सही है, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया था, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा लिटरेच्योर एंड्यू ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का ब्यौरा वर्ण क्रमानुसार दिया गया। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, गारसादा तासी ने, हजार प्रसाद द्विवेदी ने। किसने किया था? गारसादा तासी ने। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो ये आपका हुआ था फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। इसका ऑप्शन बी सही है, गारसादा तासी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार द लिटरेच्योर एंड्यू ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? गारसादा तासी। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किसमें? लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, जिसको आप लोग पहले भी देखिए बार बार रिपीट किया गया है सेम क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे कौन थे? तो ये थे, देखिए, जोसुआ किटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो इसके थे जोसुआ किटलर। अभी हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोसुआ किटलर ये क्या थे? डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यवसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो ये ऑप्शन बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है व्यवस्थित रूप देने का श्रेय। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग एक सशस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यह शिव सिंह सेंगर कृत है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो देखिए, हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। इसका ऑप्शन बी सही है, हिंदी शब्द सागर। ऊपर डिटेल अभी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ये देखिए, रामचंद्र को शुक्ल वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त कृत ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास और शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच
आप हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एफई के, पादरी एडविन ग्रिब्ज, गार्सा दतासी और जॉर्ज ग्रेसन। इसका ऑप्शन बी सही है, पादरी एडसन ग्रिब्ज। ये जो हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अब देखिए, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रिब्ज हैं। पादरी एफई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए इसका डिटेल, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। अब देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेकर सेम क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। फिर सेम क्वेश्चन है, इसके देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन है, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रूप में किया था? इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ग्रियर्सन के द मॉडर्न क्या है, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के ये क्या किए थे? हिंदी अनुवाद किए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम पे, देखिए सेम क्वेश्चन। फिर ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, ऑप्शन डी सही है। अब देखिए, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है? देखिए, शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका ऑप्शन डी सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी थी। अब किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया है? देखिए, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध, श्याम सुंदर। इसका ऑप्शन ए सही है, मिश्र बंधु ने कवियों का लगभग 5000 कवियों का इन्होंने प्रयोग किया है। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधु ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया। इस प्रकार मिश्र बंधु ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। जो मिश्र बंधु विनोद हैं, ये 3 भाई हैं। इनका नाम पूछा गया है कि कौन कौन है। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी। इसको ऐसे गणेश श्याम सुखदेव याद कर सकते हैं। एक लाइन में 2-3 बार बोलेंगे गणेश श्याम और सुखदेव, तो याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब देखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में। इस प्रश्न का देखिए प्रकाशन भी पूछा गया है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। जबकि चौथा भाग सन 1934 में। इतना गैप है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से भी प्रकाशित कराया था। अब देखिए, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग, अभी देखिए ऊपर हम लोग डिटेल पढ़े हैं, कब हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था चौथा भाग, और पहला, दूसरा, तीसरा 1913 में। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो अभी आपने देखा कितने भागों में प्रकाशित है, तो वह 4 भागों में। अब देखिए, मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। क्या निर्धारित की है? देखिए, संवत 1890 विक्रम संवत से 1925, संवत 1791 से, ये देखिए 1889। इसका ऑप्शन ए ही सही है, 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम। इसमें देखिए, मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1440 विक्रम सन तक, माध्यमिक काल को 1445 से 1680 और अलंकित काल को 1681 से 1889 तथा परिवर्तन काल को 1890 से 1925 तथा वर्तमान काल को 1926 से अब तक माना है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था?
1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 93 और 1800 से 1850। इसका ऑप्शन सी सही है, 1868 से 1893 रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 तक तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 संवत 1950 से 1975 तक तय किया। भारतीयों दो हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। कितना निर्धारित किया, अभी हम लोग ऊपर देखें 1925 से 1950 विक्रमी तक। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय, अब ये 1893 से 1918 कब तक वो माने थे, तो ये ऑप्शन ए सही है, 1893 से 1918। अब देखिए, नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, ये 1893 में हुई थी। काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। ये देखिए, इसको याद रखिएगा, किसने की थी, श्याम सुंदर दास जी ने। नागरी पचाड़ी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था और इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काशी नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी, हम लोग डिटेल देख चुके हैं, 1893 में। अब नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1893 में। इसको एकदम रट्टा होना चाहिए। देखिए, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था में किया गया था, किस संस्था में किया गया था, नागरी पचाड़ी सभा। इसका भी डिटेल हम लोग पहले देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। अब नागरी पचाड़ी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे पूछा है। बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित नारायण मिश्रा थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना 16 जनवरी 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे प्रभृतियों का ये जो मुख्य योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आचार्य रामचंद्र वर्मा जो हैं हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये तो जीएस से भी संबंधित है, तो देख ली विक्रम संवत 18, 1800 ईस्वी, 1798 और 1802, तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल ये सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टिप्पू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्क्स ऑफ बेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदर मिश्र की नियुक्ति की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अभी हम लोगों ने देखा 1800 ईस्वी में। फिर देखिए फोर्ट विलियम ये भी 1800। फिर कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, अभी हम लोगों ने देखा जॉन गिलक्राइस्ट थे। अब देखिए सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी, इनके में भाषा में विशेषता ये थी कि पूर्वीपन था इनके भाषा में। देखिए सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गाँव के रहने वाले थे। शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र की प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अब देखिए आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था, देखिए आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना गया है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की दो गद्य कृतियाँ नासिकेतोपाख्यान और चंद्रावती, और या इसी को चंद्रावती भी कहा जाता है, इसका सन 1803 और रामचरित 1806। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया और श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसान लखा के बाद
दूसरा स्थान सदल मिश्र को ही स्वीकार किया गया है। लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लल्लूलाल की प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लूलाल की है। ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताउपन एवं फारसी का प्रभाव। इंसान लखा की रचना रानी केतकी की कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। अब देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट जो थे हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ फुल्लन के बिछाने, सोनम के थंब, चहुदिशी और बरते थे, बाजने लगा, कांदती आदि हैं। लल्लूलाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? अभी हम लोगों ने देखा कौन सी है, प्रेम सागर। अब देखिए, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो किसकी है, लल्लूलाल की। रानी केतकी की कहानी अभी हम लोगों ने ऊपर डिटेल देखा, किसकी है, इंसाअल्लाह खां की। ठीक है, अब देखिए ये किसकी है, इंसाअल्लाह खां की। अब रानी केतकी की कहानी किसकी है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इंसाअल्लाह खां की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे, तो कौन थे? अभी हम लोगों ने ऊपर इतना डिटेल दिखा है, इसमें सदल मिश्र जो थे हिंदी के अध्यापक थे। अब एक अगला प्रश्न, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे, तो कौन थे? लल्लूलाल जी थे। ठीक है, अब देखिए नासिक के तोपाख्यान के लेखक, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा किसके लेखक कौन है, सदल मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, तो सदल मिश्र जी हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन है, तो वह क्या नासिकेतोपाख्यान है। उदयभान चरित्र के लेखक, देखिए उदयभान चरित्र के लेखक कौन है, इंसाअल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित्र के लेखक इंसाअल्लाह खां है। सुख सागर की रचना किसने की है, तो देखिए सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, सदा सुख लाल ने सुख सागर की रचना की है। देखिए इनके नाम में भी सुख है और सुख सागर इनकी रचना है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सुख सागर का विषय क्या है, शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, और इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग जो है इसमें है। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखराय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर उनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना, सज्जन दुर्जन का विवेचन, और वार्तिक बाबा दयालुदास के ध्रुपदों का भाष्य। तो इसका देखिए ऑप्शन सी सही है, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अब एक भाषा युग विशिष्ट के लेखक कौन है, रामप्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, रामप्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, रामप्रसाद निरंजनी। देखिए भाषा युग विशिष्ट के लेखक रामप्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा युग विशिष्ट सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। देखिए उसके बाद से ये सेम क्वेश्चन है कि एक युग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो कौन है, रामप्रसाद निरंजनी है। फिर खड़ी बोली की पहली रचना किसे मानी जाती है, तो कौन सी है, नासिकेतोपाख्यान किसको मानी जाती है, खड़ी बोली की ये नासिकेतोपाख्यान को मानी जाती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। यहाँ सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकोपाख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लूलाल जी प्रेम सागर की, जो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ये माना था, किंतु संशोधित में इसको विकल्प बी को सही माना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लूलाल और हरदेव बाहरी। तो इनके ऑप्शन ए सही है, सदल मिश्र ने खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था।
नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया गया। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अभी हमने देखा, जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। ठीक है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग और खड़ी बोली शब्द दोनों में देखिए अंतर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन कौन से हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण, और राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव, ये सितारे हिंद। तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये दोनों नाम जो हैं राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही है। अब देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका ऑप्शन बी सही है, लल्लूलाल जी हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो खत्म हो गया। इसके आगे है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।